इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। पिछली बार फंड रेजिंग की बात करी, फंड रेजिंग की बात दोबारा, पहले सोर्सेज ऑफ फंड बताए थे, पैसा कहां से मिलेगा। आज बताएंगे तरीका क्या है। 10 स्टेप्स दूंगा, फ्री में दे रहा हूं, सॉलिड कंटेंट है, ये प्रीमियम कंटेंट है, इसके ऊपर हमने पेड कोर्सेज बनाए हैं, लेकिन फ्री में दे रहा हूं आपको 10 स्टेप। अगर आपने कोर्स नहीं लिया, सुनिए वो सारे 10 इजी स्टेप। पहला स्टेप, अपना लीगल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अगर आपकी प्रोप्राइटरी कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, फंड रेजिंग नहीं कर सकते, लिमिटेड लायबिलिटी में भी नहीं कर सकते, एलएलपी जिसको बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। जो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आके पैसा दे सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल, पीई एंड वीसी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देते हैं। लेकिन अगर आपको आईपीओ, तो फिर उसके लिए आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाना पड़ता है। तो पहले तो अपनी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर ठीक कर लो, फिर आते हैं दूसरे स्टेप पे। अब थोड़ा मार्केट का रिसर्च अच्छा करके रखिए। कितना कस्टमर है आपकी मार्केट में। अगर आपकी उबर है तो सब आपके कस्टमर बन सकते हैं, स्विगी है तो सबको खाना है, उबर है तो सबको जाना है। स्विगी है तो सबको खाना है, उबर है तो सबको जाना है। पहले देखो कि आपके पास कस्टमर कितना है मार्केट में, मार्केट का रीच, मार्केट का साइज, कितने कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी रिसर्च करके रखो कि आप कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं, मार्केट में आपकी पोजीशनिंग क्या है, आरओआई कैसा आ रहा है, आपका ब्रेक इवन कितने दिन में हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कैसी है। तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लो, किसी एमबीए फाइनेंस को ले लो जो आपका दोस्त है, आजू बाजू किसी को ले लो, वो सारी चीजें निकालेंगे बैठ करके। अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखो, कंपटीशन को छोड़ के कस्टमर आपके पास क्यों आए, आपका विजन क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, स्टाफ कितना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए। जब आपका ये रेडी रहेगा तो आप तीसरे स्टेप पे जाइए, क्योंकि जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे आपकी बजट शीट जरूर चेक करेगा। पैसा क्यों चाहिए तुमको, हाँ अपना घर बनाने के लिए चाहिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, तुमको कहाँ जाना, लंदन घूमने जाना, उसके लिए पैसा चाहिए, नहीं नहीं सर, मुझको मैन पावर के लिए चाहिए। लीगल खर्चे होते हैं, ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है, मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, तनख्वाह पेरोल की कॉस्ट होती है, सेल्स करने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, एचआर की कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। आप उस पैसे का क्या करेंगे उसको लिख लीजिए। जब आप बताएंगे तो इन्वेस्टर को विश्वास होता है। आप वो पैसे को कैसे यूज करेंगे, कितना पैसा चाहिए आपको, कहां कहां कितना कितना बजट बना के खर्च करेंगे, कैसे इस खर्चे को ऑप्टिमाइज करेंगे, कम खर्चे में ज्यादा काम कैसे करके दिखाएंगे, इसके लिए आपको कन्विंस करना होगा। अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है तो इन्वेस्टर को दिखाइए 15 रुपए मैंने डाले, 15 रुपए मेरे पार्टनर ने डाले, हमारे पास होगा 30 रुपए, हम अपने भी लगा रहे हैं, 70 आप दे दो। उसको थोड़ा विश्वास होगा कि 100 में 30 ये लगा चुका है, 70 नहीं, ऐसा करता हूं मैं 40 दूंगा, 30 तुम्हें किसी से दिलवा दूंगा, वो बात करने में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन आप बोलोगे मुझको 100 रुपए चाहिए, अपना तो मैं लगाऊंगा नहीं, आप ही पूरे दे दो, गड़बड़ हो जाएगी। चौथा पॉइंट, अब रिसर्च करिए, आपने बजट शीट बना लिया है, अपने बिजनेस को समझ लिया है। अब देखिएगा कि इस समय अगर आपका बिजनेस बढ़िया है, कौन सा इन्वेस्टर है आपकी इंडस्ट्री में, आप फार्मा में, एफएमसीजी, क्लोथिंग में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, ई कॉमर्स में, B2C, B2B, हर एक के अलग प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। आपको सही इन्वेस्टर के पास जाना, नहीं तो हर जगह मेहनत करोगे, दीवार को धक्का नहीं लगाते, 100 जगह बिना बात के नहीं जाते। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, आई बैंकर। इसकी एक पूरी लिस्ट है, हमने अपने फंड रेजिंग कोर्स में भी दिया है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में भी दिया है, कौन कौन इन्वेस्टमेंट बैंकर है मार्केट में, कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन से फंड के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बैंकर काम आएगा आपको। इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होता है, 2% 3% कमीशन लेता है बीच में। अगर आपको 100 रुपए दिलाएगा, 2 रुपए रख लेगा, तो वो एक दलाल, साधारण भाषा में, कठोर भाषा में बोलेंगे, वैसे बिजनेस की भाषा में उसको इन्वेस्टमेंट बैंकर या आई बैंकर या मर्चेंट बैंकर, इन 3 नामों से पॉपुलर होते हैं। सिक्वोया कैपिटल के आपको फिनटेक में पैसा लगाता है आजकल, आरपीजी वेंचर, एफएमसीजी, हेल्थ वेलनेस में लगाता है। आपका बिजनेस कौन सा है ये देखो। आप ई कॉमर्स में जा रहे हो तो एसएल पार्टनर अच्छा कर रहा है, कंज्यूमर बिजनेस सर्विसेज में जा रहे हो नेक्सस वेंचर कर रहा है। इसकी पूरी लिस्ट हमने बनाई है, पूरी लिस्ट यहाँ यूट्यूब वीडियो में बनाना मुश्किल होता है। अगर आप सीरियस कस्टमर हैं, बायर हैं, आपको वास्तव में आपको चाहिए कि भाई मुझे कोई पैसा मिल जाए, पैसा मिलना मुश्किल नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। आप ये 3 घंटे का कोर्स पूरा अटेंड करिए, या कुछ वीडियोस की सीरीज, ये कोर्सेज हैं, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अभी ये फ्री में मिल भी रहा है कोर्स, आप ले सकते हो उसको। इन्वेस्टर ढूंढते ढूंढते अगर हो गए परेशान तो फंड रेजिंग कोर्स को ज्वाइन करो। 400 इन्वेस्टर की लिस्ट आपकी जिंदगी बना देगी आसान, मत हो परेशान, जिंदगी बनेगी आसान। इसके बाद 5वां पॉइंट, पिच डेक तैयार करो। जब जाओगे इन्वेस्टर के पास बोलोगे क्या, पिच मतलब उसको बोलना, डेक मतलब आपकी पूरी प्रेजेंटेशन। तो आप उसको समझाओगे, कन्विंस करोगे, तो कैसे करोगे। आपको सबसे पहली चीज बतानी पड़ेगी, पैसा कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे खर्च करोगे। और फिर आपको ये समझाना पड़ेगा आरओआई, 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 सामने वाले को कमाई कैसे होगी, वो कैसे ग्रो करेगा। इसको बोलते हैं पिच डेक।
अगर आप पिच डेक में ये भी लिखो, पहला 100 कस्टमर कैसे लाओगे, उसके बाद 1000 कैसे लाओगे, 10,000, 1 लाख, 10 लाख कस्टमर कैसे बनेंगे। पहले तो सिंपल सा कवर पेज बना लो, उसके बाद अंदर जब जाते हो अपनी टीम की इंफॉर्मेशन डालो, मेरे पास ये टीम है। इन्वेस्टर देखना चाहता है कि आपकी टीम में दम कितना है, आपकी टीम एग्जीक्यूट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पैसे तो चलो मैं लगा दूंगा, क्या सोचता है इन्वेस्टर, पैसे तो मैं लगा दूंगा, लेकिन क्या आपकी टीम में वो क्षमता है कि आपके आइडिया का एग्जीक्यूशन कर दे। आपको अपनी प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी की डिटेल देनी पड़ेगी। मैं क्या प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या टेक्नोलॉजी बना रहा हूं, कैसे बनाऊंगा, कितने दिन में बनाऊंगा, क्या बिजनेस का मॉडल है, कस्टमर आएगा कैसे। आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब आसपास कितने कॉम्पिटिटर है धंधे में, आपके बिजनेस में और कितने तरह के कॉम्पिटिटर घुस चुके हैं, आपके करंट फाइनेंशियल कैसे हैं, पिछले 1 साल से 2 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा मोटा किया है आपने, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा किया है आपने, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या कुछ भी छोटा सा बिजनेस किया है, खाली आइडिया है। तो आइडिया है तो मार्केट साइज की अपॉर्चुनिटी बताओ, भाई मार्केट इतनी बड़ी है, मेरा आइडिया अच्छा है, थोड़ा पैसा दे दो, सीड फंड। करंट फाइनेंशियल नहीं है तो आप थोड़ा कुछ आइडिया बताना पड़ेगा, आपको नीड बतानी पड़ेगी उसका। देखिए नीड यूजेज की हमने बात तो कर ली, आपको शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये शेयर होल्डर होने वाले हैं, ये मेरे 2 पार्टनर हैं, को फाउंडर है, ये टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये सेल्स पे काम करता है, ये प्रोडक्ट पे काम करता है, हम 3 को फाउंडर हैं, 33% के, या 4 को फाउंडर है, 25% के, चारों के अलग अलग काम है, चारों मजबूत लोग हैं, तो सबके मिला के 100% हुए। आपने उस इन्वेस्टर को बुलाया, बोला आप इतना पैसा दे दो, हम 20% आपको दे देंगे, तो जिन सबके 25% शेयर वो घट के 20% रह जाएंगे, यानी कि 80% आप लोग के पास रहेगा, 20% इन्वेस्टर के पास चला गया शेयर। तो इन्वेस्टर को वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जानना चाहता है कि कंपनी की वैल्यू आज अगर 1 करोड़ है तो ये 100 करोड़ कैसे होगी। तो जो मैंने 20% दिया है आपको, जो आपके 20% शेयर लिए हैं, तो जब 1 करोड़ से 10 करोड़ या 1 करोड़ से 100 करोड़ के आप हो जाओगे तो मेरी भी कंपनी की 20% जो मेरे शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इन्वेस्टर क्यों आता है, इन्वेस्टर को आरओआई रिटर्न चाहिए। अब आता छठा पॉइंट, अपनी इन्वेस्टर पिच को और अच्छा करो, उसको परफेक्ट करो। कैसे परफेक्ट करोगे आप इन्वेस्टर से बात कैसे करोगे, प्रोसीड कैसे करोगे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, अपनी टीम को कैसे प्रेजेंट करोगे, उसको ईमेल कैसे लिखोगे आप, वो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, गो हेड कैसे होगा। तो बेसिकली कुछ मिस्टेक्स है जिनका ध्यान रखना है। पहले कभी ये मत बोलिए मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप बता सकते हैं, अगर वास्तव में भी नहीं है तो बताएं कि एक कमजोर कंपटीशन अभी बिगिन हुआ है, आप मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, नहीं तो हमेशा बताइए कि ये लैंडस्केप है। अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शन मत दीजिए। आपको लगता है कि आप धंधा करेंगे 10 करोड़ का, बोल दें 1000 करोड़, तो फिर पर्दाफाश हो जाता है। क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जब क्लैरिटी नहीं होती है तो भी इन्वेस्टर पकड़ लेता है इस बात को। अगर इन्वेस्टर आपको क्रिटिसाइज करता है, आपकी कोई गलती निकालता है, तो उसको पर्सनली मत लीजिए। ऐसा नहीं कि आप दुखी होकर बैठ जाएं, ये कैसे मेरे बारे में इतनी कमी निकाल रहा है। और ऐसा नहीं कि बहुत कंजर्वेटिव नंबर दे दो, अग्रेसिव नंबर नहीं देना। आपने 10 करोड़ को 100 करोड़ नहीं बताना, वो तो मैंने बताया, लेकिन ऐसा ना हो कि 10 करोड़ को आप 1 करोड़ बता बैठो। तो कंजर्वेटिव भी नहीं देना, बहुत एग्रेसिव भी नहीं देना, रियलिस्टिक नंबर दीजिए। अनप्रोफेशनल लुक होती है कभी कभार, या बहुत ज्यादा हीरो बन के जाते हैं। अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास एक पिच आई थी, बड़ी अच्छी पिच थी, वो बिजनेस मॉडल उसका अच्छा था। मैंने उसको 5 स्टार बुलाया, 5 स्टार होटल में एक मीटिंग करने के लिए। मैंने पूछा वाइन लेते हो, बोला मैं विस्की लेता हूँ, बड़ी कोई महंगी विस्की बता रहा था वो, सिंगल मॉल्ट 18 ईयर। तो बोला मैं 12 ईयर भी नहीं लेता, 18 ईयर लेता हूँ। जब उसने ऐसा बोला तो उसको लगा इसके तो बड़े रईसों वाले शौक है, ये मेरे पैसों को अपने शौक में ही पूरा कर डालेगा। और फिर बोला कि मैं एक दूसरे लड़के से मिला जिसको मुझे फंड देना था, और वो बेचारा 700 किलोमीटर तक बस में बैठ के आया, सारी रात बस में था वो, और सुबह मेरे पास आया, दिन भर वो मेरे साथ रहा। मैंने बोला थके नहीं आप? बोला बस में नींद पूरी कर लेंगे, दिन भर काम करेंगे। बोला ये बड़ा मेहनती था, उसे विश्वास हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वेस्टर से मिल रहे हो तो कैसे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, प्रोफेशनल रहिए, कीप इट सिंपल, स्टोरी बताइए, कंपनी की स्टोरी क्या है, और आपके इन्वेस्टर को उसका एग्जिट कैसे मिलेगा, वो कमा के बाहर कैसे निकलेगा, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार रखना। फंड रेजिंग कोर्स को लेकर अगर आप बन गए बुद्धिमान तो इन्वेस्टर पिचिंग में कभी नहीं बचेगा कोई व्यवधान। बुद्धिमान व्यवधान ठीक लग रहा है, क्योंकि कोर्स में देने जा रहे हैं आपको वो ज्ञान जो फंड रेजिंग प्रोसेस को कर देगा बहुत आसान। 7वां पॉइंट अब आता है रोका। शादी से पहले रोका होता है ना, शादी से पहले थोड़ा सा रोका देते हैं, लड़का लड़की फिक्स हो जाता है, हाँ जी रोका सेरेमनी होता है, तो उसमें डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही फंड रेजिंग का रोका क्या होता है, फंड रेजिंग के रोका में डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा मैं लगा सकता हूं, कब तक दूंगा मैं, निवेशक कितने शेयर ले लेगा आपसे, जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उसे कितना % शेयर चाहिए, दोनों पार्टियों के अधिकार क्या होंगे,
तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्टी दोनों के बीच में क्या अधिकार होंगे, तो वो सब चीजें तय हो जाती हैं। और उसके बाद आता है 8वां स्टेप। अब इन्वेस्टर डिटेल में ड्यू डिलिजेंस करता है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब आपकी जांच पड़ताल करता है। आपने जो जो क्लेम किए, मैं ऐसा कर दूंगा, अब तक ऐसा किया, वो सारे वो वेरीफाई करेगा। इसको बोलते हैं, इस इंडस्ट्री में बोला जाता है ट्रस्ट बट वेरीफाई। क्या मतलब है? वो आपकी सारी बातें विश्वास करेगा लेकिन वेरीफाई भी करेगा। आप बोलोगे मैं आज 10 करोड़ रुपए का काम कर रहा हूं, तो आप पे विश्वास करेगा लेकिन वेरीफाई भी करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा मैं नहीं मानता तुम कर रहे होगे, वो विश्वास करेगा, बहुत अच्छी बात है, 10 करोड़ दैट्स वेरी गुड, लेकिन बाद में आके आपके पेपर्स चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। ट्रस्ट बट वेरीफाई, इसके लिए किया जाता है ड्यू डिलिजेंस, तो जांच पड़ताल साधारण भाषा में। वो आके आपके बिजनेस के प्रोसेस को समझेगा, आपके बिजनेस के मॉडल को इवैल्यूएट करेगा, आपके साथ में बाइंडिंग अग्रीमेंट डिसाइड करेगा, आपके फाइनेंस को चेक करेगा, आपकी बैलेंस शीट देखेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा, कंपनी में कहीं कोई कर्जा तो नहीं चल रहा, पहले से कोई लोन तो नहीं चल रहा, आज रेवेन्यू कैसे है, पिछले 3 साल में कितने बड़े, उसको बोलते हैं कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। भाई 3 साल पहले आप 1 करोड़ पे थे, पिछले साल आप 10 करोड़ पे थे, इस साल आप 30 करोड़ पे जा रहे हो, तो उसको लगेगा अरे ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है, तो उससे उसको विश्वास आ जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस, जांच पड़ताल। पिछले साल की ग्रोथ की रेशियोज आके निकालेगा आपके साथ, आपके मार्जिन चेक करेगा कि फाइनली बचता कितना है। ऐसा तो नहीं कच्चे पक्के का धंधा कर रहा है, पैसा निकाल के कच्चा जेब में रख लेता है, कैश का काम कर रहा है। आपकी इन्वेंट्री घूमती कितनी जल्दी है, कौन सी इन्वेंट्री वेस्ट हो जाती है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, कर्जे का बहुत ज्यादा भार तो नहीं है, करंट रेशियोज कैसी है, कई रेशियोज होती हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ठीक कर लीजिएगा ड्यू डिलिजेंस से पहले। अपने कोई ऑडिटर बाहर का लेके अपनी ऑडिट करा लीजिए। ये सब चीजें हम सिखाएंगे आपको। अगर आपका बिजनेस नया है, अभी कुछ भी आपने पहले नहीं किया, तो भी आप फंड रेज कर सकते हैं। आपका लीगल भी चेक करेगा आकर के, वो कंपनी में कहीं कोर्ट में केसेस तो नहीं चल रहे हैं, प्रमोटर के ऊपर, मालिक के ऊपर केसेस तो नहीं है। आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से भी चीजें चेक करेगा, बैंक के रिलेशनशिप चेक करेगा, बैंक से भी चेक करेगा कि कहीं आपके चेक डिसऑनर तो नहीं हो जाते हैं, चेक आपके बाउंस तो नहीं हो जाते हैं। वो चेक करेगा आप कितने ईमानदार हो, और कई बार उसकी आपकी पर्सनल प्रमोटर की भी वो जाके चेकिंग करेगा कि भाई ऐसे तो नहीं है ये पैसा लेके लड़कीबाजी करता हो, घूमता हो, बहुत शराब पीता हो और घूमने जाता हो, चला गया भैया बैंकॉक मसाज कराने जा रहा है, क्यों, इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, सैंडविच मसाज, ये सब फालतू काम कर रहा है कि वास्तव में जिम्मेदार है। सुबह कितने बजे दफ्तर जाता है, आपको बताए बिना आपके बारे में चेक कर लेगा। रात को दफ्तर से कितने बजे निकलता है, आपको बताए बिना चेक कर लेगा। छुट्टी कितनी मारते हो, तो ये ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं जांच पड़ताल, ट्रस्ट बट वेरीफाई। अब आता है 9वां, ड्यू डिलिजेंस कर लिया, टर्म शीट बन चुका है, रोका हो चुका है, शादी का टाइम आ गया है। शादी के टाइम यानी कि शेयर होल्डर अग्रीमेंट। अब शेयर होल्डर अग्रीमेंट बन जाएंगे। शेयर होल्डर अग्रीमेंट में किसके क्या अधिकार हैं, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, उसमें सब लिखा जाता है। ये बहुत लंबा होता है। टर्म शीट जो होती है वो 1-2 पेज की होती है, 4 पेज की होगी, लेकिन शेयर होल्डर अग्रीमेंट 250-250, 300, 500 पेज का भी हो सकता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रिलेशनशिप आपके लिखे होंगे। ये 200-300, 400 पेज के अंदर आपके राइट, ड्यूटी, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, ज्यूरिसडिक्शन, आर्बिट्रेशन, इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हो गया तो क्या करेगा, कितने शेयर ले रहे हैं, किस प्राइस पे ले रहे हैं, कंपनी में कितनी स्टेक बन रही है, वो सब चीजें शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में आ जाएगा। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर अग्रीमेंट, एक होता है शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। अगर आपको इसकी समझ नहीं, चिंता मत करिए, आप आइए, बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करिए। फंड रेज करना मुश्किल नहीं है, सैकड़ों हजारों कंपनी कर रही हैं। अग्रीमेंट इस बनाने के तरीके क्या है वो सब सिखाए हमने आपको। ये अग्रीमेंट क्यों चाहिए होता है? अग्रीमेंट इसलिए नहीं चाहिए कि आप कोर्ट में केस जीत जाओ, अग्रीमेंट इसलिए चाहिए होता है कि कोर्ट में केस के लिए कभी जाना ही ना पड़े। लीगल गाइडेंस इसलिए नहीं चाहिए कि आप जाकर के लीगल बैटल जीत जाओ, लीगल गाइडेंस इसलिए चाहिए कि कभी लीगल बैटल की नौबत ही ना आए, कभी झगड़ा ही ना हो। तो अब आता है फाइनली पॉइंट 10वां, इन्वेस्टर रिलेशन। अभी भी अगर आपको पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर अग्रीमेंट के बावजूद भी, और रुक गया बीच में, कहीं टूट गया है, तो इन्वेस्टर रिलेशन अच्छे रखने आने चाहिए। और अगर आपको मिल गया है, पैसा आपकी जेब में आ गया है, तो भी इन्वेस्टर रिलेशन 10वां पॉइंट जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप बना रहेगा तो बात बनी रहेगी। आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को आपको रिपोर्ट तो बना के भेजनी होती है ना, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को क्या ग्रोथ हुई दिखाना पड़ता है, उसको डेटा MIS रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसको नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ता है, ये भी कहना पड़ता है थैंक यू आपने 10 करोड़ रुपए लगाए, अगर हो सके तो 10 करोड़ और लगाइए क्योंकि मैं नया प्रोजेक्ट एक और लेके आ रहा हूं। आप या फिर नए इन्वेस्टर के साथ भी रिलेशन बनाना, ये तो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर था, ये थोड़ी आप एक इन्वेस्टर से आप
रुक जाएंगे। आपको चाहिए 4 इन्वेस्टर और, क्योंकि आपको और पैसा चाहिए, तो आप कंपनी के बारे में अचीवमेंट्स, अपनी न्यूज़, अपनी रिलेशनशिप बना के रखोगे नए इन्वेस्टर के साथ में। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपके पास जब काफ़ी इन्वेस्टर आते हैं तो बाकी इन्वेस्टर अपने आप आते हैं। पैसा ही पैसे को खींच के लाता है, इन्वेस्टर ही दूसरे इन्वेस्टर को खींच के लाता है। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने शॉर्ट में बताया आपको, 10 पॉइंट बताए फंड रेजिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। हमने इसके ऊपर डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ, बहुत डिटेल के अंदर है। ये जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप कर रहा है, करने वाला है, करना चाहता है, आइडिया है, शुरू कर चुका है, एग्जीक्यूट कर चुका है, सोलोप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है, उनको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये बड़े काम आते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। मेरे चैनल पे आने का फायदा ये है, हमेशा बिजनेस के ऊपर खालिस ज्ञान मिलता है कि मैं केवल हवाई बात करना कभी पसंद नहीं करता। स्टेप्स में बताता हूँ, पॉइंटर्स में बताता हूँ। मेरे साथ बैठते हो, 10-15 मिनट के अंदर आपको 1 से 2 घंटे का कंटेंट तुरंत दे देता हूँ। अगर आप नए आए हो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो आपको इतने बढ़िया वीडियोस फ्री में तो मिलेंगे नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करके इसकी सारी जानकारी लेने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।